हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर 2 चल रहा था। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरा हो गया था। चलिए देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर तीसरा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हमारा तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान दीजिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए, दो चरों वाले। देखिए, जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें एक चर था, यानी वो हमारा बहुपद था। ध्यान दीजिएगा, बहुपद में आप लोग पढ़े थे एक घात का बहुपद यानी रैखिक बहुपद, दो घात का, तीन घात का, आप लोग बहुपद पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, दो चरों वाले। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुपद में सिर्फ एक चर होता था, जैसे लिख दिया जाए y² + 6y + 9, इसमें सिर्फ एक चर था यानी y। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले, जैसे लिख दिया जाए 5x + 3y = 5। इसमें देखिए, एक चर ये वाला है, एक चर ये वाला है, यानी एक चर x, दूसरा चर y। ध्यान दीजिएगा, और हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने जोड़ा। ध्यान दीजिएगा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो समीकरण। ध्यान दीजिए, दो चरों वाले और युग्म का मतलब दो समीकरण, यानी दो चर होना चाहिए और दो समीकरण होना चाहिए। जैसे लिख दिया जाए 3x + 5y = 7, 5x + 3y = 9। देखिए, एक चर ये वाला, एक चर ये वाला, यानी हमारा दो चर। और युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो समीकरण, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले, ध्यान दीजिएगा, समीकरण के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दो समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, सबसे पहला जो होगा a1x + b1y + c1 = 0। ध्यान दीजिए, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि ये हमारा पहला समीकरण हो गया। पहला जो हमारा समीकरण होगा इसी रूप में होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए, एक चर हमारा x और दूसरा चर y, a1x + b1y + c1 = 0। अब देखिए, दूसरा देखिए, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, यानी युग्म बन गया। युग्म का मतलब जोड़ा, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों को मिला के एक युग्म बन गया, एक जोड़ा बन गया। और देखिए, इसमें भी दो चर हैं, एक x एक y, इसमें भी दो चर हैं, एक x एक y। चलिए देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, थोड़ा सा शुरू करते हैं। सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरणों के लिए कंडीशन होती है। समीकरणों के लिए ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरणों के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम उन कंडीशन के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, पहला समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली कंडीशन हम लोगों को दिया गया है, अगर a1/a2 ≠ b1/b2 के। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के। ध्यान दीजिएगा, a1/a2 अगर बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के, तो इस समीकरण के
इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, A1 B1 C1 यह समीकरण पहला है, A2 B2 C2 यह समीकरण हमारा दूसरा है। अगर A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी इसका एक यूनिक हल होगा, इसका एक यूनिक यानी अद्वितीय हल होगा। चलिए देखिए फिर कंडीशन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा कंडीशन नंबर 2, अगर यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर दो समीकरण दिया है, ये समीकरण पहला है, ये हमारा समीकरण दूसरा है। ध्यान दीजिए, पहला समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर दो समीकरण दिए हैं और ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, ध्यान दीजिए, अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के, तो फिर क्या होगा, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक यूनिक हल होगा। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर रहेगा, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं रहेगा, यानी कि A1 अपान A2 बराबर B1 बटा अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के, तो क्या होगा, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। एक कंडीशन और है, ध्यान दीजिए, थर्ड वाली कंडीशन, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तो समीकरण के अनेक हल होंगे। ध्यान दीजिएगा, अनेक कहा जाए चाहे अनंत कहा जाए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट समझिएगा, यदि ये कंडीशन फॉलो होगी, ध्यान दीजिएगा, दो समीकरण आप लोगों को दिया रहेगा, अगर दोनों समीकरण में ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, यानी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तो क्या होगा, तो समीकरण के अनेक हल होंगे। तीन कंडीशन आप लोगों को बताए, ये तीनों कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा, हर हाल में याद कर लीजिएगा। यदि आपका पहला समीकरण इस रूप में है और दूसरा इस रूप में है, तो अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ये कंडीशन फॉलो होगी, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लेकिन यदि ये कंडीशन फॉलो होगी, तीनों आपस में बराबर होगा, तो समीकरण का अनेक हल होगा। चलिए देखिए, इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग और कुछ जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और चीज समझिए, एक चीज, ये तीनों कंडीशन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कंडीशन आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा या याद रखिएगा कंडीशन को। चलिए देखिए, इसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं हम। स्टूडेंट्स एक चीज होता है, जैसे मान लिया जाए, ध्यान दीजिए,
कोई संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए दहाई का अंक दे दिया जाए 5 और इकाई दे दिया जाए 6। ध्यान दीजिए, दहाई आप लोगों को दे दिया जाए 5, इकाई दे दिया जाए 6, तो आप लोग से पूछ लिया जाए कि संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी, तो आप लोग कहेंगे संख्या बनेगी 56 यानी 56। ध्यान दीजिएगा। या फिर मान लीजिए और कोई सवाल लेते हैं, दहाई दे दिया जाए 2, इकाई दे दिया जाए 7, आपसे पूछ लिया जाए संख्या क्या बनेगी, संख्या, तो आप लोग कहेंगे 27। ध्यान दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा समझिए, ये हम आप लोगों को दे दिए तो आप लोग बता दिए कितना बनेगा, लेकिन मान लीजिए, देखिए आप लोग समझिएगा, मान लीजिए हम दे दें आप लोगों को दहाई दे दिया जाए x और इकाई दे दिया जाए y, या मान लीजिए एक्स वाई मत लिखिए, पहले ए और बी लिखिए। थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए इसको ए दे दिया जाए, ये बी दे दिया जाए, आप लोग से पूछ लिया जाए अब बताइए संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी। तो कुछ लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग तुरंत कहेंगे जल्दी से ए बी। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे ए बी, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा। ध्यान दीजिए, क्या हम दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, आपसे बोले थे दहाई 2 इकाई 7, तो आप लोग बोले थे 27 बनेगा, इसको दोनों को बगल बगल लिख लिए 27 बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम दे दिए दहाई ए इकाई बी, तो कुछ विद्यार्थी तुरंत बोलेंगे कि संख्या बनेगी ए बी, लेकिन ए बी नहीं बनेगी। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हमें स्टूडेंट्स, जब हमको दहाई और इकाई मालूम होता है तो हम लोग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, समझिए। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं कहते हैं 2 दहाई 7 इकाई, यही तो कहते हैं 2 दहाई 7 इकाई यानी कि 27। इसका मतलब हुआ 2 दहाई 7 इकाई, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, 2 दहाई, 2 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10 यानी 2 गुणे 10, 7 इकाई यानी +7। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दहाई को हम लोग 10 से गुणा करके इकाई जोड़ देते हैं, तब हमारी संख्या बनती है। ध्यान दीजिए, 10 दूनी 20, 20 + 7 यानी कि 27। इस तरह से संख्या बनती है। अब देखिए, दहाई ए दिया है, इकाई बी दिया है, हम लोग संख्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, दहाई को 10 से गुणा करेंगे यानी a गुणे 10 और प्लस इकाई जोड़ देंगे यानी b, ये हमारा बनेगा 10a + b। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा बन जाएगा 10a + b। मान लीजिए x y मान लेते हैं, इसको हम x और y मान लेते हैं, दहाई को x मान लें, इकाई को y मान लें। अब देखिए, आप लोग से पूछ लिया जाए कि दहाई x इकाई y, तो संख्या क्या बनेगी। कुछ लोग जल्दी में कह देंगे एक्स वाई, जबकि ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं होगा। क्या हम दोनों का गुणा कर सकते हैं, यहां देखिए बीच में गुणा छिपा है, क्या हम गुणा कर रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या ज्ञात करने के लिए दहाई को 10 से गुणा करते हैं यानी 10 गुणे x और इकाई को जोड़ देते हैं यानी y, ये हमारा बनेगा 10x + y। संख्या हमारा इतना बनेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे।
चलिए देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आप लोगों को हम सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण को हल करना। दो समीकरणों को हल करना। समीकरण को हल करने का 4 तरीका होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। और चौथा होता है सारणी विधि। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समीकरण को, यानी कि ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, ध्यान दीजिएगा, हल करने का 4 तरीका होता है। चारों तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। पिछले बहुपद में हम आप लोगों को बताए थे, जो बहुपद एक घात वाला होता था उसको हम लोग कहते थे रैखिक बहुपद। यानी कि 5x + 3y = 7। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए यहां भी एक घात है, यहां भी एक घात है, एक घात ही रहेगा। बस क्या है, बहुपद में सिर्फ एक चर होता था, लेकिन इसमें दो चर है, ये x है, ये y, दो चर है। यानी कि रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, आप लोगों को समीकरण हल करने का 4 तरीका बताएंगे, चारों तरह से आप लोग समझ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं प्रश्नावली। फिर सवाल जैसे जैसे मिलेगा आप लोगों को हम बताते चलेंगे। प्रश्नावली 3.1। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.1 3.1। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्न में से क्या है? समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्न में से क्या है? चलिए देखिए, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्न में से क्या है? हमारा ऑप्शन दिया गया है। पहला ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0। बी ऑप्शन दिया गया है a + b + c = 0, a + b + c = 0। सी ऑप्शन दिया गया है ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, रैखिक, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। ध्यान दीजिएगा, चाहे बहुपद हो चाहे समीकरण हो। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो हम बताए थे आप लोगों को, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। रैखिक बहुपद जो होता था वो एक घात वाला बहुपद होता था। इसमें समीकरण है, तो देखिए ये तो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे x की 2 घात है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये गलत है। इसको देखिए, इसमें कोई चर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी चर नहीं है, जबकि हमसे जो हमारा प्रश्नावली है 2 चरों वाले, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली हमारी है 2 चरों वाला, इसमें कोई चर नहीं है, ये भी गलत है। इसको देखिए,
a1 ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए एक चर ये और एक चर ये, यानी हमारा दो चरों वाला है और रैखिक भी है। ध्यान दीजिएगा, रैखिक का मतलब एक घात वाला, इस पे भी एक घात है, इस पे भी, यानी हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक रैखिक समीकरण की घात होती है दूसरा। एक रैखिक समीकरण की घात होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए बी सी डी। 0 2 1, 0 2 1, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, लास्ट वाला नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए 0 2 1। अब देखिए रैखिक, आप लोगों को बताए रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला, चाहे वो बहुपद हो चाहे समीकरण हो, लेकिन रैखिक का मतलब एक घात वाला। हमसे पूछा है रैखिक समीकरण की घात होती है यानी एक। रैखिक समीकरण में हमेशा सबसे बड़ी घात एक होगी, यानी कि चर की सबसे बड़ी घात एक होगी। ध्यान दीजिएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला तीसरा देखिए, तीसरा, दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें। दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें। दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x, यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। देखिए स्टूडेंट्स, दो अंकों वाली संख्या के लिए हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, संख्या ज्ञात करना है, हमें दिया है इकाई का अंक x। चलिए देखते हैं, इकाई बराबर x दिया है और दहाई हमें क्या दिया है, y दिया है। संख्या ज्ञात करना है। अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए संख्या ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिए, जैसे आप लोगों से बताए अगर दहाई मान लीजिए 2 है और इकाई हमारा 5 है, तो हम लोग कहेंगे संख्या क्या बनेगी, 25 बनेगी। 25 कैसे आएगा, दहाई, ध्यान दीजिएगा, 25 हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं 2 दहाई 5 इकाई, यानी 2 गुणे 10 प्लस 5, तभी हमारा 25 बनता है। यानी कि दहाई को 10 से गुणा करके इकाई जोड़ते हैं। चलिए इसमें भी दहाई को 10 से गुणा करके इकाई जोड़ दिया जाए, यानी 10 गुणे y प्लस x। 10 को दहाई से गुणा करके इकाई जोड़ देंगे तब हमारा संख्या बनेगी, यानी 10y प्लस x। ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। हमारा ऑप्शन दिया गया था, इसमें 4 ऑप्शन है, a 10x प्लस y, बी में दिया गया है x प्लस y, सी में दिया गया है 10, ये पहला वाला 10y प्लस x है, 10y प्लस x,
ये है 10x प्लस वाई, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा, पहला ऑप्शन था 10y प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा, फिर x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, नन ऑफ दीज। अब देखिए हमारा, हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिए 10y प्लस एक्स, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है? चौथा, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है? निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला, ध्यान दीजिएगा, रैखिक का मतलब एक घात वाला। चलिए हम लिखते हैं पहला ऑप्शन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, फिर x माइनस 2 बराबर 6। देखिए आप लोग समझिएगा, यहां बीच में गुणा छुपा है, जब हम गुणा करेंगे दोनों का तो ये हमारा दो घात बन जाएगा। देखिए चेक कर देते हैं गुणा करके, इससे इसमें 2x स्क्वायर, फिर इससे माइनस 2 दूनी 4x, फिर 1 से x, 2 का 2 बराबर 6। देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा, यहीं से देख लीजिए, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा बन गया द्विघात, ये हमारा बन गया द्विघात, यानी कि पहला गलत है। हमसे रैखिक पूछा है, रैखिक। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बी वाला, 5x प्लस 6 बराबर 9। ध्यान दीजिए, 5x प्लस 6 इक्वल टू 9। ध्यान दीजिएगा, 5x प्लस 6 बराबर 9, यही वाला हमारा सही है। देखिए इसमें एक घात है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक घात है, यानी हमारा रैखिक। रैखिक का मतलब होता है चाहे बहुपद हो चाहे समीकरण हो, लेकिन एक घात वाला जो होता है वो हमेशा रैखिक कहलाता है, चाहे रैखिक समीकरण पूछेगा या रैखिक बहुपद पूछेगा। देखिए हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भी दिखा देते हैं आप लोग को, अगला ऑप्शन सी वाला, x प्लस 1 अपान एक्स, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 अपान 4। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बटे में एक करके बस गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3/4। अब देखिए ये स्क्वायर बन गया अपने आप, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर सबसे बड़ी घात 2, यानी ये भी नहीं है। अगर स्क्वायर बन गया तो द्विघात बन गया, फिर रैखिक नहीं रहा। फिर अगला वाला एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 9, चौथा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 9, ये भी नहीं है। ये हमारा 3 घात का समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 3 घात का समीकरण है, इसमें बराबर 0 दिया था यहाँ पे, यानी हमारा ये भी समीकरण रैखिक नहीं है। रैखिक का मतलब एक घात वाला। चलिए स्टूडेंट्स हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। स्टूडेंट्स दीर्घ उत्तरीय हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। स्टूडेंट्स चलिए देखिए, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।